lecture series. In the previous lecture, we discussed what is a state, its characteristics, what is a nation, what is a nation state when we merge the two concepts, and a critical analysis of how successful nation states have been compared to previous models of governance. Today we'll carry forward the previous lecture और आज हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो नेशन स्टेट्स का या बुनियादी तौर पे तमाम स्टेट्स का जो पहले भी एग्जिस्ट किया करती थी उनका एक बहुत फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कहा जाता है सॉवरेंटी। आपने अमूमी तौर पे सुना होगा कि जब ड्रोन अटैक्स होते थे पाकिस्तान में तो एक पॉपुलरली टर्म यूज की जाती थी कि आवर सॉवरेंटी इज बीइंग ब्रीच्ड और हमारी सॉवरेंटी को वायोलेट किया जाता है। और खान साहब कहते थे कि हम ड्रोन जो है वो गिरा देंगे अगली बार किया जाए क्योंकि हमारी मुल्की सालमियत, हमारी खुद मुख्तारी, हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज किया जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर सॉवरेंटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की एक्चुअल नुआंसेस क्या क्या है। सो थियोरेटिकली सॉवरेंटी मीन्स सुप्रीम, पैरामाउंट, ये उसकी लिटरल मीनिंग जो कि एक लैटिन फ्रेज से निकला है वो सुप्रेनस, which means the absolute, something that is absolute। तो अब हम इसको अगर पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर ट्रांसलेट करेंगे तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले ये तीन चीजें हमने पहले भी देखी थी मगर हम इनको दोबारा से रिपीट करके सॉवरेंटी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। सॉवरेंटी इज द बेसिकली मोनोपोली ऑफ द स्टेट ओवर सर्टेन थिंग्स, यानी वो मोनोपोली से मुराद यानी रियासत के अलावा कोई ये चीज नहीं कर सकता। तो रियासत की मोनोपोली होती है फोर्स के ऊपर। तो हमारे सामने आपकी स्टेट रेगुलेट करती है तमाम की तमाम फोर्सेस को। तो आपकी पुलिस, आपकी मिलिट्री एंड in the hypothetical world of course the justice league is regulated by the state। तो आपकी रियासत इनको कंट्रोल करती है और रियासत के अलावा अगर कोई और हथियार उठा के ये करने की कोशिश किया करेगा तो उसे कहा जाएगा कि ये बागी है। इसीलिए जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने जब हथियार उठा के अपनी विल को इन्फोर्स करने की कोशिश की थ्रू फोर्स, जो कि सॉवरेंटी के प्रिंसिपल में सिर्फ रियासत को हक है, तो हम क्या कहा करते थे, आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं अक्सर कहा जाता था दैट दे आर बिकमिंग अ स्टेट विद इन अ स्टेट। यानी कि चूंकि सिर्फ रियासत को इख्तियार होता है कि वो हथियार इस्तेमाल करते हुए, फोर्स इस्तेमाल करते हुए इनफोर्स कर सकती है अपनी विल को, तो इसीलिए रियासत के अलावा कोई और करेगा तो वो जस्टिफाइड नहीं होता और इसीलिए स्टेट विद इन अ स्टेट का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता और इस कोई भी रियासत अपने अंदर एक मजीद रियासत बनने देने को एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए जब रियासत फोर्स के ऊपर से मोनोपोली लूज कर देती है तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये फेल्ड स्टेट है। सीरिया के मुतालिक कहा जाता था कि इट्स अ फेल्ड स्टेट, अफगानिस्तान के मुतालिक अ फेल्ड स्टेट। क्यों? क्योंकि देयर द मोनोपोली ओवर वायलेंस, द मोनोपोली ओवर द यूज ऑफ फोर्स इज नो लॉन्गर देयर, दैट मोनोपोली हैज बीन ब्रोकन। यानी सीरिया के अंदर बहुत सारे लोग फोर्स यूज करने के काबिल हैं, which means that state has effectively failed। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सॉवरेंटी का and by extension that of your state। the second is कि स्टेट आपकी फिस्कल मनी को रेगुलेट करती है, फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट करती है। यानी कि आपकी जो हाउ मच पेपर मनी टू प्रिंट, हाउ मच क्रेडिट टू टेक, हाउ मच डेट टू टेक, करेंसी को इन्फ्लेट करना है या अप्रिशिएट करना है या डिप्रिशिएट करना है, यानी रियासत ही ये करती है। इसीलिए आप जो भी आपकी रकम होती है, जो पेपर मनी होता है, उसके ऊपर स्टेट बैंक की मोहर लगी होती है, स्टेट बैंक ऑथराइज्ड होता है। अगर आप अपने घर में से उसका सिमिलर एक कॉपी निकाल के जाके दुकान पे देंगे तो और ऑब्वियसली उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, एक जाली नोट कंसीडर किया जाएगा और आप पे फाइन किया जाएगा और आपको जेल में डाला जाएगा। वो इसी वजह से क्योंकि मनी और उसके ऊपर रेगुलेशन जितनी है, फिस्कल रेगुलेशन, दैट इज द एब्सोल्यूट prerogative of the state and no other individual or a group of individuals can do that। तीसरी चीज monopoly over law making। अब लॉ मेकिंग से मुराद इधर है तमाम कानून साजी, ऑल द लेजिस्लेशन के कवानीन, टैक्सेस के ऊपर, और आपकी कौन सी चीजें कर सकते हैं आप उस मुल्क में, किस पे सजा होगी, किस पे सजा नहीं होगी, पेनल्टीज, ऑल द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, वो सारी की सारी उस पे कंट्रोल रियासत का है।
तो अगर रियासत ने आपको कहा है कि जी 10 बजे के बाद आप शादी जो है वो अटेंड करेंगे तो ये इस पे आपको फाइन होगा, तो कोई बंदा खुद से नहीं कह सकता। यानी दीज आर नॉट आर्बिट्ररीली एंड कैनॉट आर्बिट्ररीली बी वायलेटेड और चेंज्ड बाय एनी इंडिविजुअल। यानी अगर आप रियासत के उस कानून को फॉलो नहीं करें, दैट एसेंशियली मीन्स दैट यू आर वायलेटिंग द लॉ ऑफ स्टेट व्हिच विल बी फॉलोड बाय द फोर्स ऑफ द स्टेट, बाय व्हिच वी मीन पेनल्टीज या फाइन या जेल। तो रियासत ही कानून साजी करती है। आप किसी दिन उठ के ये नहीं कह सकते कि इवन तो बसंत नहीं बैन की हुई है रियासत ने, तो लेकिन मुझे मेरी पर्सनल कॉन्शियंस कहती है कि बसंत मनानी चाहिए तो मैं मनाने चला जाऊं। दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। तो रियासत कानून साजी करती है। तो दीज थ्री थिंग्स आर एसेंशियली द डोमेन्स ऑफ योर स्टेट। और एक सक्सेसफुल स्टेट वही है जो जिसकी एब्सोल्यूट मोनोपोली है इन तीन चीजों के ऊपर, कि वो सिर्फ रियासत के तौर से आ रही है और कोई भी बंदा खुद इन चीजों को नहीं कर रहा। इफ यू लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ इट, यू विल सी इट्स इंपॉर्टेंस एज वेल, कि अगर रियासत के अलावा फोर्स दूसरे लोग भी इस्तेमाल करने लग जाएं तो क्या होगा? तो केओस आएगा, वायलेंस बढ़ेगा, हर कोई जब चाहेगा हथियार उठा के बाहर निकलेगा। और दुनिया भर में जो वीक स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग आवर स्टेट के, जहां पे खुदकुश हमले या छोटे दूसरे मसले वायलेंस वगैरह होता है, उनकी स्ट्रगल इस चीज में है कि वो कोशिश करें कि स्टेट जितनी पावर मोनोपोलाइज कर सके इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वायलेंस, के और लोग ना यूज कर सकें एक्सेस, दे डोंट शुड नॉट हैव आइडियली एक्सेस टू फोर्स। इसी तरह रियासत कंट्रोल करती है आपकी पेपर मनी को, फिस्कल पॉलिसी को और आपकी लॉज को। देयर आर टू डायमेंशंस ऑफ सॉवरेंटी व्हिच आर टू डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग, कि चूंकि हमने देखा कि सॉवरेंटी का मतलब है कि द स्टेट शुड हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ दैट कंट्री, दैट मीन्स टू थिंग्स। फर्स्ट इज द इंटरनल सॉवरेंटी, यानी कि जो रियासत है उसको अंदर से विद इन दैट पर्टिकुलर टेरिटोरी भी कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चैलेंज नहीं कर सकता उसको। यानी कि अगर रियासत ने कोई कानून पास किए हैं तो कोई इंडिविजुअल बाय फोर्स उसको चेंज नहीं कर सकता इंडिविजुअली, या कोर्स नहीं कर सकता। अगर कोई इंडिविजुअल पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है तो वो हथियार उठा के पार्लियामेंट के बाहर चला जाए और ये कहे कि भाई आप ये कानून बदलें, मैं फोर्स कर रहा हूं आपको, अदरवाइज मैं कुछ कर दूंगा या मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो बंदा गद्दार कंसिडर होगा, वो कंसिडर होगा दुश्मन कंसिडर होगा मुल्क का, ट्रेचरस कंसिडर होगा। तो इसीलिए internal sovereignty demands that state has absolute control over the defined territory that it controls. External sovereignty is the second aspect, which means that कोई international power भी या कोई externally भी रियासत को के लिए कवानीन नहीं उस तरीके से बना सकती जब तक रियासत की अपनी मर्जी नहीं होगी। यानी कि आपकी रियासत की तो फिर हैसियत खत्म हो जाती है ना अगर आपने सिर्फ सब कुछ बाहर वालों की मर्जी से करना है। तो सॉवरेंटी का प्रिंसिपल ये डिटरमिन करता है कि आपकी रियासत के पास विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उसी रियासत के रूल्स और लॉज अप्लाई हों। हम अब सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस और फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन की तरफ बढ़े हैं। फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन बहुत सारे फिलोसोफर्स ने दी थी, ऑस्टिन की थीरीज भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थॉमस हॉब्स का लेवाइथन का कॉन्सेप्ट जो कि हम जब फिलोसोफर्स करेंगे अपने पार्ट ए के अंदर डिस्कस तो हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे, बट यू शुड हैव द ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इट इज बिकॉज इट्स वेरी रेलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी। हॉब्स आपको एक फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट करने को कहता है और प्रोबेबली ये दुनिया में हुआ भी हो इस तरीके से, but we don't know because we didn't have history being written from the very onset of human beings on this earth. But he said, imagine a time when there was no government. जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोई भी एक, जैसे हमने जब लास्ट लेक्चर में ट्राइबल सोसाइटीज की बात की थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि कोई बड़ी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसे वो कहता है स्टेट ऑफ नेचर। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर जब कोई गवर्नमेंट नहीं है तो वो कहता है, यानी एक एनार्की का मॉडल है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स दिस वाज अ वेरी बैड टाइम टू लिव इन बिकॉज it was nasty, it was brutish, it was short. Why? Because चूंकि कोई, आप इमेजिन करें अगर आज पुलिस हट जाए, पुलिस खत्म हो जाए, मिलिट्रीज खत्म हो जाए, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, तो क्या सोसाइटी में अमन आएगा कि वायलेंस आएगा?
वायलेंस आएगा, बिकॉज यू विल बी कॉन्स्टेंटली फील थ्रेटेंड फॉर योर लाइफ, फॉर योर प्रॉपर्टी, फॉर योर फैमिली. सो ही सेड इट वाज war against all by all individuals. Every person was at war with every other person because state power is not there to defend you. अगर आज आपके साथ कोई ज्यादती करता है तो आप क्या करते हो? कोई खुदा नास्ता आपकी चोरी करता है या किसी का नाहक कत्ल किया जाता है तो आप रियासत का दरवाजा कोर्ट की शक्ल में खटखटाते हो, पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, सो मेनी थिंग्स. लेकिन जब ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप खुद इसके अंदर जाओगे. तो इट विल लीड टू अ कांस्टेंट साइकिल ऑफ वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, वेंडेटा एंड काउंटर वेंडेटा, रिवेंज एंड काउंटर रिवेंज, जिसकी वजह से वायलेंस चलता रहेगा सोसाइटी में. तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स ये स्टेट ऑफ नेचर एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट और वेंडेटा को जन्म देती थी. इसके बाद ह्यूमन कॉन्शियसनेस एज इवॉल्व्ड, दे रियलाइज्ड दैट वी नीड टू एंड दिस वायलेंस एंड द ओनली पॉसिबल वे ऑफ एंडिंग दिस वायलेंस इज कि अगर हम इस सोसाइटी में से अपने अंदर से ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं और अपने सारे के सारे राइट उस रियासत को दे दें, उस थर्ड पार्टी को दे दें. यानी हम में एक थर्ड पार्टी हम चुने जो फाइनल आर्बिटर होगी, जो फाइनल डिसीजन मेकर होगी, जो फाइनल जजमेंट्स करेगी और जिसके पास वायलेंस करने की अथॉरिटी होगी. अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो हम दूसरा बंदा खुद रिवेंज नहीं लेगा, बल्कि वो जो थर्ड पार्टी है वो उसके बिहाफ पे उसे जस्टिस फ्राहम करेगी वायलेंस करके या फोर्स यूज करके. इस थर्ड पार्टी को कहा गया स्टेट. ये थर्ड पार्टी आपकी रियासत है और वो तब एम्पायर्स की शक्ल में और लीडर्स की शक्ल में, किंग्स और क्वींस की शक्ल में एग्जिस्ट करती थी. तो वो एब्सोल्यूट अनकंडीशनल पावर आपके किंग्स और क्वींस को मिली, वो रियासत थे तब की. ओवर टाइम इवोल्यूशन के जरिए आपके सामने वो फिर डेमोक्रेसीज में आती गई. लेकिन कहने का मकसद, आपकी रियासत के पास एब्सोल्यूट मोनोपोली ओवर वायलेंस इस फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन के जरिए फिलोसोफर्स ने जस्टिफाई किया. और ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए आपके लोगों ने बेसिकली आपस में एक मुआहदा किया, लाइक दे डिसाइडेड के ये तो मामला चलता रहेगा, ये तो वायलेंस चलता रहेगा, अगर हम इसके लिए जरूरी है कि हम एक मुआहदा करें, म्यूचुअल एग्रीमेंट से पावर्स वेस्ट करें एक सेंट्रल बॉडी में, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी एब्सोल्यूट फाइनल कंट्रोल और से होगी तमाम मामलात के ऊपर, पॉलिटिकल मामलात के ऊपर. इस प्रोसेस को और इस मुआहदे को कहा जाता था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या कहा जाता है. इसकी कोई यानी कि ये कोई असल मुआहदा नहीं था हुआ कि किसी दिन आप बहुत पुरानी जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं कि आप ढूंढने लग जाए कि इराक्वाई नेशंस जो थी अमेरिकाज के अंदर, उन्होंने कोई मुआहदा साइन किया था इस तरह. आपने इसमें नहीं, एक फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट और एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है हिस्ट्री की. उसकी मॉडर्न मैनिफेस्टेशन भी हमें नजर आती है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. बिकॉज हम वोट करते हैं सिस्टम के अंदर, वोट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लॉज बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं. तो टेक्निकली हमने खुद अपने रूल्स ऑफ द गेम सेट किए हैं और उस रूल्स ऑफ द गेम के तहत रियासत को पावर दी हुई है ये चीजें करने की. तो टेक्निकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मॉडर्न सिनारियो के अंदर. तो इस प्रोसेस के जरिए आपके सामने पावर आती है रियासतों के पास. पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है जी कि सॉवरेंटी के क्या एट्रीब्यूट्स हैं. ये 2010 में भी आया हुआ है और आगे पीछे और भी कुछ सालों में ये सवाल आता रहा है. उसके अंदर सम फंडामेंटल attributes of sovereignty is that first the sovereign power is absolute, that is to say कि उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो जो मर्जी और जिस तरह मर्जी की कानून साजियां अपनी फोर्स को विल को इन्फोर्स कर सकती है. सेकेंड इज यूनिवर्सैलिटी. यूनिवर्सैलिटी मीन्स दैट इट अप्लाइज टू ऑल, इट अप्लाइज टू ऑल इन द पर्टिकुलर कंट्री. तो ये नहीं होगा कि आप कहेंगे जी रियासत पाकिस्तान की अथॉरिटी लाहौर में लगती है लेकिन सियालकोट में नहीं एक्सटेंड होती. तो एवरी पर्टिकुलर रीजन एंड एवरी पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान एक्सेप्ट डिप्लोमैट्स, क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, दैट्स अ सेपरेट थिंग. लेकिन आपके मुल्क के बाकी जितने लोग हैं उन सब पे वो यूनिवर्सली अप्लाई करेगी. थर्ड इज एक्सक्लूसिवनेस. दैट मीन्स ये वही इंटरनल सॉवरेंटी वाली बात है कि इस स्टेट विद इन अ स्टेट नहीं हो सकती. स्टेट विद इन अ स्टेट का मतलब है रियासत की सॉवरेंटी को खत्म करना. इसका मतलब कि सिर्फ एक ही एक्सक्लूसिव सॉवरेन बॉडी होगी. मल्टीपल पीपल कैन नॉट क्लेम
सॉवरेंटी, या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर्स कैन नॉट क्लेम सॉवरेंटी। जैसे सीरिया के अंदर आईसिस भी सॉवरेंटी क्लेम करती है और रियासत भी क्लेम करती है, दैट इज नॉट पॉसिबल। परमानेंस इज द फोर्थ एस्पेक्ट। अगर गवर्नमेंट्स बदल जाती हैं तो सॉवरेंटी भी बदल जाएगी? नहीं, सॉवरेंटी आपके उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एम्बेड हो चुकी है, आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर एम्बेड हो चुकी है, उन ऑफिसेज में इन्वेस्ट हो चुकी है। सॉवरेंटी इंडिविजुअल्स में इन्वेस्ट नहीं होती। सॉवरेंटी वेस्ट्स विद इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, with the office of prime minister, with the parliamentary members, with the executive and bureaucratic structure. People come to occupy those offices and exercise the sovereignty that is vested in these offices. So wo power is vested not in the individuals but the positions and the institutions that they man. तो उसके चेंज हो जाने से अब बर्तानिया के अंदर इतने क्वींस, इतने किंग्स, इतने प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं तब से, लेकिन हम समझते हैं कि ये वही रियासत बर्तानिया है हमारे सामने जो काफी अरसे से इस दुनिया में हमें नजर आती है कॉलोनियल एक्सपीडिशन करते हुए, कभी मॉडर्न लिबरल स्टेट के तौर पे। तो क्योंकि वो ऑफिसेज वहीं पर हैं, उन ऑफिसेज के अंदर वो सॉवरेंटी वेस्ट की जाती है। फिफ्थ इज इनएलिएनेबिलिटी, विच मीन्स कि स्टेट और सॉवरेंटी हमेशा साथ साथ चलेंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन से या पूरे रीजन से सॉवरेंटी छीन ली जाती है और कोई और सॉवरेंटी क्लेम कर लेता है तो स्टेट ही खत्म हो जाती है। जैसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जब 71 की वॉर के अंदर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर डिमांड्स या जो भी मसला चल रहा था उसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने रिवोल्ट कर दी और वॉर चली और वो सॉवरेंटी वहां पर पाकिस्तान की रियासत, वेस्ट पाकिस्तान की रियासत अपनी सॉवरेंटी एक्सटेंड कराने में या इन्फोर्स कराने में नाकाम हो गई, तो वो फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई। तो इसीलिए जब आप किसी जगह पे सॉवरेंटी खत्म हो जाती है तो फिर वो आपकी स्टेट भी नहीं रहती। तो स्टेट एंड सॉवरेंटी वर्क हैंड इन हैंड। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉवरेंटीज। द फर्स्ट इज द नॉमिनल सॉवरेंटी। ये आपकी वो सॉवरेंटी होती है जिसके अंदर कोई रियल पावर्स नहीं होती, सिर्फ नाम का होता है। यानी ये जैसे कि किंग एंड क्वीन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके पास अथॉरिटी रियल वर्ल्ड में कोई नहीं है, लेकिन तमाम कवानीन पे दस्तखत आपकी आज भी क्वीन ही करती है। प्रेसिडेंट ममनून हुसैन आपको कबोबेश नजर आते हैं और हम उनको मीम्स में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके साइन के बाद ही कोई भी कानून जो है ना ऑफिशियली लॉ में पास होता है और वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो एक टाइटुलर पोजीशन है, एक नॉमिनल बराए नाम जो है वो हेड है, एक आपकी रियासत का हेड ऑफ द स्टेट है। ये अमूमी तौर पे आपके हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में ऑन अ नोट डिफरेंस होता है। पाकिस्तान में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। द सेकंड इज द लीगल सॉवरन। लीगल सॉवरन वो इंस्टीट्यूशन होता है, वो इदारा होता है जो एक्चुअली कवानीन और लॉज और फोर्स को इन्फोर्स करा रहा होता है अपनी। तो तमाम फंक्शनल डेमोक्रेसीज के अंदर पार्लियामेंट आपकी ये काम कर रही होती है तो उसे लीगल सॉवरन कहेंगे। सऊदी अरेबिया इज नॉट अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, वी नो दैट इट्स अ मोनार्की। तो वहां पे लीगल सॉवरन कौन होगा? वहां पे आपका किंग, क्योंकि किंग की मर्जी से सारे फैसले होते हैं। एक्चुअल में किंग इन्फोर्स कराता है सारी चीजें, लॉज होती हैं, तो वो लीगल सॉवरन हुआ। पॉलिटिकल सॉवरन वो सॉवरन होता है जिसकी विशेस को हमेशा लीगल सॉवरन कंफर्म करता है। लीगल सॉवरन बाउज टू पॉलिटिकल सॉवरन, इट इज ऑफ्टन सेड। तो डेमोक्रेसीज के अंदर आपकी पब्लिक आपका पॉलिटिकल सॉवरन होती है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, सॉवरेंटी है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है टू मेक लॉज, बट वो पार्लियामेंट भी किससे मुंतखब होके आ रही है? अवाम से। अवाम का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होता है। तो ऑल द इन्फ्लुएंसेस ऑन द लीगल सॉवरन are known as political sovereign. So in a democracy, that's public opinion, media, lobby groups, NGOs. In dictatorship like Saudi Arabia, अगर वहां पे legal sovereign king है तो वहां पे political sovereign royal family है और वहां की clergy है, यानी जो religious clerics हैं वो वहां पर political sovereign है। इसी तरह पॉपुलर सॉवरेंटी का बेसिकली मतलब यह है कि जितने भी लोग एडल्ट हैं, 18 प्लस उम्र है उनकी, वो तमाम लोग वोट करने का इख्तियार रखते हैं। ये डेमोक्रेसी का आप कह लें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि पीपल बेसिकली आर द एक्चुअल सॉवरेन। डी ज्योर एंड डी फैक्टो सॉवरेंटी बेसिकली इज कि डी ज्योर सॉवरेन आपका एक्चुअल सॉवरेन होता है, मगर डी फैक्टो सॉवरेन वो सॉवरेन है जो उस टाइम तक अपनी अथॉरिटी और अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवाने में कुछ वक्त के लिए कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट अगला लेक्चर भी हम
यहीं से कंटिन्यू करेंगे सॉवरेनिटी से. टिल देन, everyone, welcome back to the Political Science CSS lecture series by Near Peer. In the last lecture, we were discussing the different kinds of sovereignty, और हमने उनके मुतालिक थोड़ा देखा था कि what every different kind of sovereignty entails. और आज हम मजीद वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे उनको थोड़ा डिटेल के अंदर. The first one, the first kind of sovereignty is the nominal sovereignty, और हमने डिस्कस किया था कि ये वो इंस्टीट्यूशन है या वो ऑफिस है जिसकी सिर्फ नाम की हद तक, हैंस नॉमिनल यानी नाम की हद तक, इसको टाइटुलर सॉवरेंटी भी कहा जाता है. तो टाइटुलर यानी सिर्फ टाइटल की हद तक जिसके पास पावर होती है. तो इफ वी टॉक अबाउट द यूनाइटेड किंगडम, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो क्वीन है वो नॉमिनल हेड होती है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, which means that he doesn't exercise any real power or real authority, लेकिन he signs the bills into law. उसको नाम की हद तक सबसे सुपीरियर कंसीडर किया जाता है. So that is what we mean by nominal or titular sovereignty. The second is the legal sovereignty or the legal sovereign. The legal sovereign of a country is that institution through which actual laws of that country flow, जिसके पास एक्चुअली सारी अथॉरिटी होती है फॉर्मुलेट करने की डिफरेंट पॉलिसीज की, उसे लीगल सॉवरेन कहा जाता है. तो अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज की बात करें तो उसके अंदर आपकी जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर्ड होती है लॉज बनाने में, तो आप उसको लीगल सॉवरेन कहेंगे. अगर आप किसी दूसरी कंट्री की मिसाल लें, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सऊदी अरेबिया की मिसाल लें, तो सऊदी अरेबिया के अंदर आपके पास जो आपका मोनार्क है, दैट इज द किंग, वो पॉलिटिकल सॉवरेन, आपका लीगल सॉवरेन होता है. तो इसी तरह एक जो तीसरी किस्म की सॉवरेंटी है उसे कहा जाता है पॉलिटिकल सॉवरेंटी. पॉलिटिकल सॉवरेंटी और द पॉलिटिकल सॉवरेन इज दैट ग्रुप to which the legal sovereign must bow, to which the legal sovereign must submit itself. So political sovereign is the sum total of all influences on the legal sovereign. तो डेमोक्रेसी के अंदर आपकी लेजिस्लेशन को, आपकी पार्लियामेंट को कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं? इनमें आपकी अवाम है, आम अवाम, आपकी पॉपुलर विल, पब्लिक ओपिनियन, डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट एनजीओज, मीडिया, लॉबीज, ये सारी चीजें आपकी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं. तो इसीलिए आपका पॉलिटिकल सॉवरेन ये वाले इदारे बन जाते हैं डेमोक्रेसीज के अंदर, बिकॉज दीज इन्फ्लुएंस द लीगल सॉवरेन. जो अगर हम बात करें आपकी मोनार्किकल सिस्टम्स की, ये तो हमने डेमोक्रेसीज की बात कर ली. अगर हम दोबारा से सऊदी अरेबिया की बात करें, तो सऊदी अरेबिया के अंदर हमारे पास वो ऐसे कौन से इदारे हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है किंग की पावर? तो वो दो हैं. हम देखते हैं कि सऊदी अरब में रॉयल फैमिली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती है, और दूसरी तरफ पर जो आपकी रिलीजियस क्लर्जी है, यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो आपकी डोमिनेंट क्लर्जी, इनके कंसेंसस है, इनके मिलजोड़ से हुकूमत चलती है. ये वो है जो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं लीगल सॉवरेन के ऊपर. जो एक तीसरा आइडिया, एक चौथा आइडिया बल्कि इसके अंदर होगा, वो है पॉपुलर सॉवरेंटी का. पॉपुलर सॉवरेंटी इज अ वॉचवर्ड फॉर डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी का बहुत फंडामेंटल पिलर है. पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब बेसिकली ये है कि जो पॉपुलर विल, यानी आम आवाम के पास अथॉरिटी है, आम आवाम की जो विल है वो सुप्रीम है, वो एब्सोल्यूट है. तो यूनिवर्सल सफरेज का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है जहां पर भी पॉपुलर सॉवरेंटी उसके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होती है, विच मीन्स के ऑल द पीपल 18+ वो उनको राइट टू वोट मिलता है. तो अगर आप, और राइट टू वोट की एक्सटेंशन का मतलब ही है कि जो कवानीन पार्लियामेंट में पास होंगे, जो कुछ भी होंगे, वो अवाम की मर्जी से होंगे. तो ये बड़ी फंडामेंटल डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर देता है डेमोक्रेसी और दूसरे सिस्टम्स में. डेमोक्रेसी बाय इट्स वेरी नेचर एक्सेप्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, व्हाइल मोनार्की और डिक्टेटरशिप और एरिस्टोक्रेसी डज नॉट. The last idea is the idea of de jure and de facto sovereignty. De jure का मतलब होता है परमानेंट, एक्चुअल, जो आपका सॉवरन होता है लीगल तौर पे. मगर कभी कभी रियासतों में इस तरीके से पावर डायनामिक रियलिटी में इस तरीके से ऑपरेट करती है कि जो de jure सॉवरन है वो कमांड नहीं कर पा रहा होता एब्सोल्यूट कंट्रोल. सो समटाइम्स
De jure sovereign is unable to command obedience, unable to enforce its will onto the people, and temporarily another individual or an institution is able to command the obedience or enforce its will on the people for some time, उसे कहते हैं de facto sovereign. आपने कभी कभी टर्मिनोलॉजी एकेडमिया या एकेडमिक सर्कल्स में सुनी होगी जो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में डिफेक्टो मार्शल लॉ लगा हुआ है. अब उन लोगों के मुताबिक पाकिस्तान में मार्शल लॉ ऑब्वियसली तो नहीं नजर आता आपको लगा हुआ. आपकी पार्लियामेंट भी फंक्शन कर रही है, आपके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आपके सारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं. वो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में बैक एंड पे पॉलिसीज मिलिट्री की रजामंदी से बनती है. तो वो ये मतलब होता है उसका कहने का. तो ये तो एक बड़ी क्या इस पे कंसेंसस ऑफ कोर्स नहीं है, तो इट्स नॉट वेरी टेंजिबल एग्जांपल टू कोट. म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार के अंदर वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दैट हैज बीन गोइंग ऑन देयर, बट उसके अंदर हम इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो म्यांमार की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो डिज्योर है, वो डिज्योर गवर्नमेंट है, लीगली तौर पे वो एम्पावर्ड है, लेकिन असल में वहां पर जो रूल्स लॉज और एक्ट्स इन्फोर्स करा रहे हैं अपने वो मिलिट्री की गवर्नमेंट है. तो वहां पे डी फैक्टो सॉवरेन बन जाती है. इसी तरीके से आप कहते हो कि जैसे सीरियन स्टेट के अंदर जब क्राइसिस चल रहा है तो आप कहते हो कि आईसिस ने अपनी डी फैक्टो स्टेट बना ली है. डी फैक्टो से मुराद यानी वो एक्चुअल नहीं है, लीगल नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए और वो एक्सेप्टेड नहीं है, मगर वो टेम्पररी तौर पे इज एबल टू इन्फोर्स इट्स ओन विल बाय यूज ऑफ फोर्स, समथिंग दैट डी जोर शुड हैव डन. तो उसको आप डी फैक्टो कहते हो. इसी तरह अक्सर ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता है, जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कि जी दिस इज द डी फैक्टो गवर्नमेंट, कि वो असल में तो गवर्नमेंट नहीं है, असल में तो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर ये हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर होता है वो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर होता है. जो सेक्रेटरीज होते हैं डिपार्टमेंट्स के वो डी फैक्टो मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि असल ड्राइव पीछे से वो लोग सारी चीज कर रहे होते हैं. सो होप दैट इट क्लैरिफाइज दिस very thin distinction between the two concepts. Moving on, this is the critical analysis part, जो हमने हर टॉपिक के अंदर एक हम critical analysis करते हैं उस टॉपिक का, so that you are able to differentiate your answer from other students. Also, you can show examiner that you have an authoritative command over the subject so that you can secure better marks than most students. Sovereignty की आज के दौर में क्या हैसियत है, और इसके ऊपर दो तीन अक्सर सवाल उठाए जाते हैं. पहली चीज ये कि क्या सॉवरेंटी डिवाइड हो जाती है जब गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं. तो अगर एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में जब तब्दील हो, जैसे हमारे यहाँ एक नई डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई है, तो क्या इसका मतलब सॉवरेंटी भी चेंज हो गई? तो द आंसर इज नो. ऐसा नहीं है कि पहले सॉवरेंटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास थी और अब इमरान खान साहब के पास है. Sovereignty was vested in the office of Prime Minister, and the office of Prime Minister is same. The person occupying that office has simply changed. So sovereignty is still there. इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनती हैं या आप पावर डेवोल्यूशन करते हो, लोकल गवर्नमेंट्स को देते हो, तो आप अथॉरिटी डिवॉल्व कर रहे हो. तो sovereignty is about who the absolute control over that authority, right? So if authority is being devolved, sovereignty should get devolved or divided as well. No. The answer is again no. Why? Because देखें, सॉवरेंटी रियासत के स्ट्रक्चर में होती है. कॉन्स्टिट्यूशन रियासत के स्ट्रक्चर और उसके ढांचे में सॉवरेंटी देता है. तो तमाम तर इदारे, वो तमाम इंस्टीट्यूशन जो स्टेट स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, वो उस सॉवरेंटी को जॉइंटली एक्सरसाइज करते हैं. क्योंकि सॉवरेंटी का मतलब ये नहीं है मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर कि एक बंदे के पास एब्सोल्यूट पावर हो, वो रियासत के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए. तो क्या जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है वो रियासत का हिस्सा नहीं होती? वो भी रियासत का हिस्सा होती है. आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट लार्जर स्टेट स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होती? वो भी उसी का हिस्सा होती है. इनफैक्ट बेसिकली आपके तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, आपके तमाम कॉन्स्टिट्यूशन से बनने वाले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में सॉवरेंटी रखी जाती है, यहाँ होती है टेक्निकली. उस तरह हम बात करें फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में. तो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट दैट मेक्स द फेडरल गवर्नमेंट, जिसके तहत आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइज होती हैं, जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट्स को पावर्स डिवॉल्व की जाती हैं. देयरफॉर दे आर डिफरेंट
लेयर्स ऑफ द सेम स्टेट स्ट्रक्चर। तो अगर हम ये इस तरह देखें तो ये आपकी स्टेट है और इस स्टेट के पास सॉवरेंटी है। इसके अंदर आपकी फेडरल, आपकी प्रोविंशियल या आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं जो कि उसी एक स्टेट स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये वही स्टेट स्ट्रक्चर है जिसके पास सॉवरेंटी है। द लास्ट क्वेश्चन इज in the context of what we discussed about the external sovereignty। हमने ये डिस्कस किया था कि सॉवरेंटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमेंशन ये है कि कोई एक्सटर्नल पावर कमांड ना करती हो या ओबीडियंस या कोई एक्सटर्नल पावर इन्फ्लुएंस ना कर सकती हो डिसीजन को। तो जो इंडिजिनस गवर्नमेंट है, जो आपकी कंट्री की गवर्नमेंट है, दैट मस्ट हैव द एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर इट्स ओन अफेयर्स। तो इस तरह तो जब कंट्रीज कंप्लाई करती हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, यहां जैसे अगर हम एक स्पेसिफिक इंस्टेंस की बात करें तो आपकी यूरोप की बहुत सारी रियासतें जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, जिन पर यूरोपियन यूनियन के लॉज अप्लाई होते हैं, तो क्या वो सॉवरेंटी की उस कंट्री की वायलेशन है? फॉर सम स्कॉलर्स दैट्स अ यस। फॉर सम स्कॉलर्स सॉवरेंटी बिकम्स less relevant in the 21st century by virtue of the fact that these influences have become greater. But for according to a lot of other scholars and the view that I also subscribe to, it is not the case. Why? Because आपके बहुत सारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज और ऑब्लिगेशन से आपकी स्टेट कंफर्म करती है, वो रियासत खुद वॉलंटरीली उनके साथ कंफर्म करने की उसने एग्री किया होता है। सो फॉर इंस्टेंस एक कंट्री जो जिनीवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी बनती है और ये उस सिग्नेटरी बनने से वो ये खुद वॉलंटरीली एग्री करती है कि मैं इस कन्वेंशन के रूल्स को फॉलो करूंगा, और बाद में वो रियासत उसको फॉलो करती है, तो वो अपनी सॉवरेंटी खो नहीं रही। उसने अपनी सॉवरेन अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए कुछ रूल्स के साथ कंप्लाई करने का वादा किया और वो सिंपली उस प्रॉमिस को फुलफिल कर रही है। सो बेसिकली if you make a promise to your friend that you will do this and this and that, and later you feel sometimes awkward, sometimes bad कि यार you have to fulfill that promise, so do you think that you are coerced to do that action? In a way, no, because you yourself had agreed to do that action, so that was your own deliberate choice. You were not forced to do that technically. तो इसी तरीके से आपकी फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये रियासतें जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, इनको जबरदस्ती यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनाया गया था, बिकॉज दे वॉलंटरीली एग्रीड टू बिकम पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड दे वॉलंटरीली agreed to follow the laws of European Parliament in Brussels. Therefore, the laws of European Union which then apply to these countries do not devolve or diminish the sovereignty of these individual countries, but it is also the reflection and manifestation of sovereignty in the context of 21st centuries, where countries themselves, for their personal interest, for their larger interest, जर्मनी ने क्यों यूरोपियन यूनियन के लॉ से कंप्लाई करने का एग्री किया वॉलंटरीली? बिकॉज उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं उसके नतीजे में, जर्मनी की आवाम को उसके नतीजे में बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उन पॉलिटिकल और प्रैग्मेटिक रीजंस की वजह से कंट्रीज अपनी सॉवरेंटी को एक्सरसाइज करते हुए खुद अपनी पावर को अगर लिमिट करती हैं, in the sense that they attempt to follow international laws and international treaties, this does not mean that their sovereignty is compromised. This simply means that they have taken their own rational decision by necessarily exercising their sovereign authority. यानी इंटरनेशनल ट्रीटी का हिस्सा बनना itself is a manifestation of their sovereign power. Because they are sovereign power, they are eligible to become part of an international treaty and follow that international treaty. And following the rules of the game, they can back out from any international treaty whenever they want to. So जिस तरह हम देखते हैं कि ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ किया, तो पहले अमेरिकन रियासत उसका हिस्सा बनी, तो अमेरिका की सॉवरेन पावर को एक्सरसाइज करते हुए बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वुड फोर्स अमेरिका टू कट डाउन ऑन कार्बन एमिशंस इन द पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी। लेकिन उसी सॉवरेन अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए अमेरिकी रियासत ने उससे विड्रॉ कर लिया। तो it is a manifestation of the same sovereignty and same sovereign power of the state. तो हमने सॉवरेंटी के इस लेक्चर के अंदर जो हमने चीजें देखी, सॉवरेंटी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने डिस्कशन की, सॉवरेंटी के एट्रीब्यूट्स पे हमने डिस्कशन की। हमने देखा कि सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट कैसे स्टेट ऑफ नेचर से इवॉल्व होकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के
थ्योरी के जरिए हमारे सामने, थॉमस हॉब्स की थ्योरी में हमारे सामने आता है। हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी को डिस्कस किया और उनकी मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस देखी, एंड एट लास्ट वी आल्सो डिस्कस्ड what is the application of sovereignty in the 21st century and whether or not sovereignty is compromised by these host of domestic and international influences that are the sine qua non of the 21st century political dynamics. In the next lecture series, we'll continue our lecture with the forms of government. मैं political concepts से पहले forms of government पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, because these are the most important aspects of political science जिन पे आपके बहुत ज़्यादा questions repeat होते हैं. So we'll be doing parliamentary democracies, presidential democracies, unitary systems, federal systems, monarchy, democracy, dictatorship, इनके differences वगैरह हम पहले cover करेंगे. Until then, good luck and take care. See you in the next lecture. Welcome back everyone for the CSS Political Science lecture series. In the previous lecture, we discussed sovereignty, its various types, its kinds, and its attributes. We also saw the relationship between sovereignty and the state system. Today, we're going to discuss various forms of government, जिसके अंदर हमारे पास monarchy, dictatorship और democracy के निज़ाम हमारे सामने आते हैं. तो हम सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो monarchy से शुरू करेंगे. तो monarchy के अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत फंडामेंटल हैं. एक बादशाहत का निज़ाम वो निज़ाम होता है जिसके अंदर सॉवरेनिटी यानी एब्सोल्यूट एंड अनब्रिडल्ड पावर रेस्ट्स नॉट विद द पीपल, नॉट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट विद अ फ्यू चोजन पीपल, बट विद अ सिंगल पर्सन. एक सिंगल पर्सन के अंदर सॉवरेनिटी रेस्ट की जाती है और उसको क्या कहते हैं? ही इज नोन एज मोनार्क. और वो मोनार्क अगर मर्द है तो उसे किंग कहा जाता है, अगर औरत है तो उसे क्वीन कहा जाता है. सेकेंडली, मोनार्की का डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि अनलाइक डेमोक्रेसी जिसमें राइट टू रूल कम्स फ्रॉम द पावर ऑफ वोट, और डिक्टेटरशिप जिसके अंदर आपकी मिलिट्री पावर आपके राइट टू रूल को एस्टैब्लिश करती है, इन मोनार्की द राइट टू रूल इज हेरिडिटरी. इसका मतलब कि विरासत में आपको मिलता है. जिस तरह बड़ी एक कॉमन सेंस चीज है कि कैसे बादशाहत के निज़ाम के अंदर बाप, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बड़ा बेटा, और इस तरीके से ये हेरिडिटरी निज़ाम चलता रहता है. थर्ड एसेंशियल फीचर ऑफ मोनार्की इज दैट द रूलर इज एम्पावर्ड फॉर लाइफ, विच मीन्स कि रूलर को आप हटा नहीं सकते उस एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम के अंदर. तो जिस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर you can vote the person out of power, you can bring new people into government. In monarchy, the monarch is empowered for life. हम इसकी briefly थोड़ी सी history और how a monarchy institution of monarchy was developed, how this institution over time went through different phases, हम उसको discuss करेंगे. इसकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए है इस topic की because it gives you a very good sense of understanding of history. It gives you like a zoom out picture, a broader picture about how societies in general have evolved in the political context, right? तो हम अगर ancient times से start करें तो हमारे सामने सबसे पहले absolute monarchies हमें नजर आती हैं. Absolute monarchies से मुराद वो monarchies हैं जहां पर monarchs के पास unlimited power हुआ करती थी. Absolute monarchy से मुराद अनलिमिटेड पावर्स फॉर द मोनार्क्स. हमें ये एंशिएंट टाइम्स में बहुत वाज़े तौर पे नजर आता है. यू हैव सीन मूवीज, यू हैव सीन सीजन्स अबाउट एंशिएंट वर्ल्ड जहां पर जो आपके रूलर्स थे, आपके जो किंग्स थे, जो क्वींस थे, दे वर मर्सिलेस टायरेंट्स हु हैड अनलिमिटेड पावर, और जो किंग कहता था, जो क्वीन कहता था, वो ही निजाम हुआ करता था मुल्क का. तो दैट एब्सोल्यूट मोनार्की इन द प्रीवियस टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स, लाइक जैसे हम फेरोज का इरा देखते हैं, यहाँ आप जैसे ये इजिप्ट में आपके पास फेरोज आ जाएंगे. एशिया के अंदर, चाइना के अंदर चिन डायनेस्टी, बहुत फेमस चिन डायनेस्टी, और इसी से चाइना का नाम भी आता है, चिन से. सो ये वो डिनेस्टीज थी जो एब्सोल्युटली एम्पावर्ड थी. तो हमारे इस सोसाइटी में इंसान की जो इर्तिका है, जो उसका एवोल्यूशन है, वो कुछ यूं था कि
ट्राइबल सोसाइटीज, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, इवॉल्व्ड विद द कंसोलिडेशन ऑफ पावर, विद कॉन्करिंग ऑफ टेरिटोरीज इनटू लार्जर एम्पायर्स। तो सबसे पहले आपकी जो ये एब्सोल्यूट मोनार्कीज थी, दीज वर एस्टैब्लिश्ड अंडर कैरिज्मेटिक लीडरशिप। कोई एक बंदा जिसने कॉन्कर की बहुत सारे एरियाज, फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर द ग्रेट और क्लियोपेट्रा और अदर रामेसेस द फेमस इजिप्शियन फेरो। तो ये लोग बड़े कैरिज्मेटिक लीडर्स थे जिन्होंने एम्पायर्स एस्टैब्लिश की या उनको बहुत एक्सपैंड किया। तो उनकी कैरिज्मेटिक लीडरशिप और पर्सनल कैरिज्मा और मैग्नानिमिटी ऑफ देयर पर्सनालिटीज वाज फॉर्मेटिव इन फाउंडिंग दोज एम्पायर्स। ओवर टाइम these empires and these monarchs became dynastic, which means कि ये बाप से बेटे, बेटे से आगे उसके बेटे तक मुंतकिल होना शुरू हो गई, because accustomed हो जाते हैं लोग उस monarchy के रूल के साथ, so they start revering the same family. In the older societies in the ancient times, there was also the process of deification. Deification is basically the process whereby you revere your king as a deity, as a god, as a kind of god. So you have seen movies and you've heard stories about how pharaohs were worshipped and people were required to bow before them और उनको सजदा किया करते थे, because उनकी deification को एक deity के तौर पे, god के तौर पे उन्होंने अपना एक charisma और अपना एक perception और narrative लोगों के सामने बनाया जाता था. तो इसकी वजह से you had unlimited monarchy, people who had unlimited unbridled power. Over time, अगर हम मिडिल एजेस में आ जाए, मिडिवल यूरोप के अंदर, especially after the dawn of Christianity and the acceptance of Christianity by the Emperor Constantine, जिसके बाद फिर होली रोमन एम्पायर हमारे सामने आती है. तो होली रोमन एम्पायर ने थ्रू आउट द मिडिल एजेस आपकी मोनार्की एक लिमिटेड मोनार्की में कन्वर्ट हो जाती है. लिमिटेड मोनार्की क्यों? बिकॉज मोनार्क्स हैड लिमिटेड पावर, दे डिड नॉट हैव अनलिमिटेड पावर. और उसकी वजह क्या? उसकी वजह इसलिए कि आपके सबसे पहले तो चर्च के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी थी. सो an emperor was not considered an emperor until and unless he was bestowed with the blessing of the pope or a bishop, जिसे इसे coronation कहा जाता था. Coronation was the process with which the ceremony in which the pope or a bishop crowned the new king. So because of this, church's power and church's control over political affairs was huge. So monarchs had powers, while at the same time they shared this power with other agents such as the Christian church. तो दूसरी बड़ी aspect due to which the monarchs had limited powers was the process of feudalism. European feudalism was a very systematic social structure with which European society was organized. और इस feudalist model की वजह से monarchs did not have unlimited power. They relied on nobility and other powerful groups and sectors in society for their rule. इसका अगर हम एक pyramid देखें, and remember such charts and diagrams and these pictorial representations are very important for scoring good. So you must remember how to draw these as well. So आपके पास feudalist निज़ाम के अंदर कुछ यूं था कि सबसे ऊपर आपका king है जो आपका monarch है, but he doesn't have unlimited power, and the lowest tiers, the peasants, did not pay any homage to the king directly. होता कुछ यूं था इस निज़ाम के अंदर कि give and take, reciprocity का सिस्टम था. किंग्स ने नोबल्स को लैंड दिया करते थे. ये आपके नोबल्स, इनको आप फ्यूडल्स भी कह सकते हैं. ये वो लोग थे जिनको किंग लैंड्स ग्रांट करता था. दे इन टर्न प्रोवाइडेड मनी टू द सोल्जर्स. ठीक है. इसी तरह अगर हम ये नीचे से पिरामिड देखें तो हम देखते हैं कि नाइट्स जो है आपके, जो वॉरियर्स हैं, वो कौन थे? हर एरिया के, हर लोकल एरिया के अपने अपने नाइट्स, अपने अपने वॉरियर्स थे विद इन द सेम एम्पायर. दीज नाइट्स ग्रांटेड लैंड टू पेजेंट्स, जिन्हें सर्व्स भी कहा जाता था और इसे सर्फडम का सिस्टम भी कहा जाता है. तो सर्व्स वर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय द नाइट्स. वो इनको प्रोटेक्ट करते थे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और उनको बेसिकली
सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे. इन टर्न दे प्रोवाइडेड फूड एंड सर्विसेज टू दीज नाइट्स. These knights in turn were granted land by the nobles, and they in turn provided protection to the nobles. The nobles in turn were provided land by the king, and these nobles provided knights and money from the grassroots to the king. So basically आपके nobles tax collect करते थे, आपके feudals लोगों से नीचे तक, और ये टैक्स ये फिर आगे से किंग को दिया करते थे. इसी तरह किंग्स जो मिलिट्री की लॉयल्टी थी, क्योंकि एक सेंट्रलाइज मिलिट्रीज नहीं हुआ करती, ये डिस्पेरेंट नाइट्स हुआ करते थे जो कि हर एरिया के अपने अपने. सो डिफरेंट एरियाज और लैंड्स के अंदर डिफरेंट मिलिशियाज, लोकल प्राइवेट मिलिशियाज हुआ करते थे, विच वर कंट्रोल्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव नोबल्स, जो इन टर्न किंग को वो मिलिशियाज और नाइट्स प्रोवाइड करते थे इफ ही वांट्स टू गो टू वॉर, और वो उसकी जो विल को एग्जीक्यूट कराने के लिए सोसाइटी में. which meant that king was heavily dependent on nobles and knights for perpetuation of his rule. Nobles और knights को collectively हम vassals भी कहते हैं. So if you see that word somewhere, don't get confused. So ये वो system था जिसके तहत king was heavily dependent upon the lower echelons, nobles and knights, in order to govern and rule. Right? अगर हम इसकी डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन देखें तो हम देखते हैं कि आपके पेजेंट सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में थे. The power at the top was divided between the king and the church. Power was divided between these two elements. Then constituted nobles, which were 4%, then knights, which were 5%, only 9% in total. और ये लोग आपस में पावर शेयर करते थे. These are sit at the top of the political power pedestal. So you see in this particular pyramid, king does not command absolute power, and people do not, and peasants did not have their obedience and their homage directly to the king. तो इस तरीके से आपके पास मिडिल एजेस के अंदर एक लिमिटेड सी मोनार्की का मॉडल आपको नजर आता है. इसके बाद रेनेसांस पीरियड आता है. रेनेसांस पीरियड के अंदर दोबारा से हमें एब्सोल्यूट मोनार्की और मोनार्की का उरूज नजर आता है. उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि जो नए ट्रेंड्स और नई चीजें जन्म ली रेनेसांस पीरियड के अंदर, उनकी वजह से मोनार्क्स ने पावर कंसोलिडेशन दोबारा शुरू की. जिस तरह हमने पीछे ये देखा है कि कैसे किंग्स नोबल्स पर डिपेंडेंट थे, तो हम ये देख रहे थे कि कैसे इवेंचुअली किंग्स ने नोबल्स की पावर, नोबल्स और किंग नाइट्स दोनों की पावर को ब्रेक करना शुरू किया. दे स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग पावर, दे स्टार्टेड डिलीटिंग दीज बिटवीन देम एंड द पेजेंट्स, दे स्टार्टेड टू कंट्रोल द लैंड ऑन देयर ओन. उन्होंने अपनी मिलिशियाज, मिलिट्रीज बनाना शुरू की, नेशनलाइज मिलिट्रीज बनाना शुरू की. और ना सिर्फ यहां से, बल्कि जैसे हमने देखा कि चर्च भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती थी. तो मैनी ऑफ द मोनार्क्स broke away from the church. उसमें एक बहुत बड़ी वजह आपके सामने प्रोटेस्टेंट जो रेवोल्यूशन कहें या प्रोटेस्टेंट रिवाइवल कहें, प्रोटेस्टेंट आइडियाज थी. ये रेफॉर्मेशन जो क्रिश्चियनिटी के अंदर आई थी, जिसे प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन कहा जाता है, एट द इन द 11th century, रेवरेंड मार्टिन लूथर, not the Martin Luther King wala Martin Luther, the other Martin Luther was responsible for this. That doctrine basically said that in order for people to connect with God, church or pope is not important, and it is personal faith, and everyone can connect with God directly. This doctrine was very revolutionary because it had the potential to break the power of church, because Catholic जो दूसरा predominant sect था या स्कूल ऑफ थॉट था, वो ये बिलीव करता था कि चर्च की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. चर्च एंड फादर एंड पोप इज बेसिकली द एजेंट दैट कुड क्लेंस एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज सिंस. खैर, इस प्रोटेस्टेंट वर्जन को देखते हुए बहुत सारे मोनार्क्स ने प्रोटेस्टेंट व्यू के साथ अलाइन करना शुरू किया. सो यूरोप बिकेम डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक स्टेट्स एंड प्रोटेस्टेंट स्टेट्स, and they had a lot of problems due to this division, and due to which they had what was known as European wars of religion. तो वो wars of religion जो थी, इनकी वजह से, इनके कंक्लूजन में इफेक्टिवली आपकी
चर्च की पावर बहुत कम हो गई और वो उन्होंने खुद अपना रूल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। इसमें बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने इंग्लैंड की ब्रेक अवे फ्रॉम कैथलिक चर्च एंड फॉर्मेशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने अपनी चर्च एस्टेब्लिश कर दी रादर देन फॉलोइंग द रोमन कैथलिक चर्च। इसी तरह लुइस 14 ऑफ फ्रांस start consolidating his power under his own right। इस एरा के अंदर उन्होंने एक नया रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाया which was known as the divine right of the kings। According to that doctrine जो मोनार्क्स ने पॉपुलराइज कराया, पहले तो ये था कि मोनार्क्स को गॉड की ब्लेसिंग मिलती है थ्रू चर्च, थ्रू पोप। उन्होंने ऑल्टरनेटिव व्यू ये दिया, ये पॉपुलराइज करवाया कि they had the blessings of God directly instead of having any mediator from the church or the pope। So anyone who was the king was a king because God wished and God willed for that person to become a king। This was a very powerful idea because it gave unrestricted power to monarchs because it made that institution sacrosanct। उसको यानी मोनार्की एक मुकद्दस इंस्टीट्यूशन बन गया और इस तरह का नैरेटिव फैला दिया गया, पॉपुलराइज हो गया और लोगों को लोग इस चीज को बाय करने लगे कि अगर आप अपने मोनार्क के खिलाफ हैं तो आपकी बेसिकली जंग अपने मोनार्क से नहीं, आप खुदा के खिलाफ जा रहे हैं, आप खुदा की विल के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी मशहूर पेंटिंग भी है कि जब लुइस 14 जंग जीता तो वो यही समझाता था कि गॉड जो है टुवर्ड्स दैट किंग बिकॉज ये गॉड का वॉर इट इज और वॉर्स ऑफ रिलीजन। ये वो ट्रीटी थी जिसने फेलियर के बाद हमें नजर आता है। सो यू कैन ऐड दैट टू योर नोट्स। आ गया उस पे सवाल आना शुरू हो गया, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि आपके सामने डेमोक्रेसी की स्ट्रगल या डेमोक्रेसी का आइडिया ऐसा ऐसा पॉपुलराइज हो रहा था डायरेक्ट। तो उस टाइम जमहूरियत का निजाम है सच तो डायरेक्टली ऑफ कोर्स शुरू नहीं हुआ था, मगर आइडिया अबाउट लिबरलिज्म started to penetrate into the society। liberal ideals क्या थे? freedom, rights, liberties, the idea about natural rights जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था लिबरलिज्म की थ्योरी के अंदर। natural rights doctrine was that there are certain inalienable rights that inheres in human condition। you are entitled to certain rights just by being human। आप सिर्फ इंसान है तो आपके कुछ राइट्स हैं जो कि रियासत आपसे नहीं छीन सकती। these concepts of liberalism started to pervade all section of society जो कि monarchy के institution को threaten करना शुरू कर दिया इसने। Second, the society was commercially expanding। industrial revolution आती है आपके पास जब 17th century के अंदर, 18th century के अंदर steam power develop होती है, industries लगना शुरू होती हैं, उसकी वजह से you had more people coming from lower social classes to upper classes। तो आपके पास एक expanding middle class आती है। ये मिडिल क्लास वो है जो एस्पायर करती है कि पॉलिटिकल पावर हमें भी मिले, हम भी काबिल लोग हैं, हम भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, तो हमारे पास भी पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। तो ये भी फिर आपकी मोनार्की की तरफ प्रेशर आना शुरू हो गया। द थर्ड इज अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बाय प्रोडक्ट अर्बनाइजेशन है विच इज डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। आपकी सिटीज बनना शुरू हो गई। जब सिटीज बनना शुरू हुई तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लोगों ने अपने राइट्स effectively demand करना शुरू कर दिया। So all these three structural forces of the spread of the doctrine of natural rights and liberal ideals of an expanding middle class and rapidly urbanizing societies pushed the society towards more democratic institutions। और आज इसके नतीजे में हमारे सामने हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके सामने डेमोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लग गई तमाम प्रीवियस मोनार्कीज के अंदर, जिसके अंदर ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड में और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत फॉर्मेटिव रोल इसके अंदर प्ले किया। और आज हमारे सामने बहुत ही कम मोनार्कीज जो हैं वो रह गई हैं, आपकी अमूमी तौर पर ये पावर ट्रांसफर हो चुकी है। तो अगले लेक्चर में हम मोनार्की को रिकैप करेंगे एंड वील लुक एट डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी और उसके सारे एलिमेंट्स। Till then, take care. Allah Hafiz. Hello everyone, welcome back to the Political Science CSS course. In the previous lecture, we were discussing various
stages through which the system of monarchy has evolved. और हमने डिस्कस किया कि कैसे एब्सोल्यूट मोनार्की से लिमिटेड मोनार्की और दोबारा लिमिटेड से एब्सोल्यूट और देन अगेन मोनार्की का जो डिक्लाइन हमारे सामने नजर आता है. तो हम ये देखते हैं कि जो 20th सेंचुरी है, पिछली सदी के अंदर, उसके अंदर हमने देखा कि मोनार्की इफेक्टिवली हैज बिकम सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, व्हिच मींस कि मोनार्की असल पावर नहीं रही उन कंट्रीज में भी जहां मोनार्की मौजूद है. खास तौर पे हम यहाँ बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज की. दिस इंक्लूड्स यूके, दिस इंक्लूड्स नॉर्वे. इन कंट्रीज में जहां मोनार्क्स मौजूद हैं लेकिन पावर हैज इफेक्टिवली बी ट्रांसलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज, द पार्लियामेंट्स ऑफ दोज कंट्रीज. तो आपको क्वीन जो है वो कोई अब लॉज नहीं बनाती, बल्कि पार्लियामेंट मेक्स द लॉज इन द यूनाइटेड किंगडम. तो इन कंट्रीज के अंदर मोनार्क एक सिंबॉलिक हेड के तौर पर नजर आता है आपको. एक सिंबॉलिक हेड है, एक नेशनल यूनिटी का एलिमेंट है कि whether you're from वेल्स, नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, आपकी जो अलीजियंस है वो मोनार्क के साथ है. आप इन द सेंस कि आपको वो एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे नजर आता है. दूसरी जो रिपब्लिक्स हैं, डेमोक्रेसीज हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, देयर जनरली द नेशनल यूनिटी एंड पीपल्स अलेजियंस रेस्ट्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमें इस तरीके से नजर आता है कि मोनार्क्स की एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस और नॉमिनल इंपॉर्टेंस इन कंट्रीज में नजर आती है. एंड ओवर टाइम monarchies have started to wane and disappeared since a period of 2 centuries. जो आज के दौर में कुछ एक्चुअल मोनार्कीज जहां मोनार्क्स एक्चुअली पावर कमांड करते हैं हमारे सामने नजर आती हैं, वो कुछ कंट्रीज हैं, ब्रुनाई, ओमान, सऊदी अरेबिया, स्वाजीलैंड. ज्यादातर आपको गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं. उसके अलावा आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज वो मोनार्कीज है जहां मोनार्कीज की पावर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लिमिट हुई हुई है, which means that power is effectively being transferred from monarchs to people's representative parliaments. तो इसके अंदर हमें आपको बहुत सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज नजर आती हैं. वेस्टर्न यूरोप की बिलखसूस ये तमाम कंट्रीज, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन are Western countries except Japan and Thailand, which are East Asian countries. तो हमने ये सारा प्रोसेस अभी देखा है कि कैसे इवोल्यूशन हुई मोनार्की की, किस तरह पावर्स डिवॉल्व हुई, फिर दोबारा से कैसे मोनार्की ने रिसर्च किया. तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनको चार्ट्स में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है. यू कैन डू दैट ऑन योर ओन, एंड दैट इज व्हाई दैट इज प्रिसाइसली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसको फ्लो चार्ट के अंदर आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट इन अ फ्लो चार्ट. तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि ट्राइबल सोसाइटीज आपके सामने हैं. वो ट्राइबल सोसाइटीज कैरिज्मेटिक लीडरशिप की वजह से आपके सामने एब्सोल्यूट मोनार्कीज के अंदर तब्दील होती हुई आपको नजर आती हैं. वो एब्सोल्यूट मोनार्कीज की deification, you can say that tribal societies evolved into empires and they were converted into empires through charismatic leadership. So that is how you can explain the process and show process pictorially. वो empires में जब deification हुई जिसकी वजह से आपके सामने absolute monarchs आपके सामने नजर आते हैं. ये absolute monarchs effectively बाद में लिमिटेड मोनार्क्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह यह है कि आपकी जो फ्यूडलिज्म का पूरा स्ट्रक्चर है उसने उनकी पावर्स को लिमिट करके रखा. इसके नतीजे में आपके सामने इसके बाद आपके सामने आती है एब्सोल्यूट मोनार्की दोबारा. और ये एब्सोल्यूट मोनार्की किस वजह से आती है? डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की वजह से. तो इस सारे प्रोसेस की वजह से आपके सामने दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की रिसर्च करती है. सो आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू रीड्रॉ इट हियर, बट अगर आपने इसको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से खूबसूरत तरीके से एक चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है, तो ये जो आपकी एब्सोल्यूट जो हमने डिस्कस की थी अभी, एब्सोल्यूट मोनार्की लास्ट जो पॉइंट था, उससे नीचे दोबारा आपके सामने फिर दो तरह की नजर आती हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज नजर आती हैं आपको और रिपब्लिक्स नजर आती हैं. तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रेंड को बहुत आसानी से जो इसके अंदर आप लिख सकते हैं डेमोक्रेटाइजेशन. तो दिस इज द प्रोसेस विद विच यू कैन
turn any information which is procedural in nature, sequential information को आप फ्लो चार्ट की शक्ल में represent कर सकते हैं. तो this ends our lecture on monarchy. The next discussion is we're going to have on dictatorship और democracy के ऊपर, उसके क्या fundamental elements हैं, उसकी वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको डिस्टिंक्ट बनाती हैं. और डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी से काफ़ी सारे सवाल पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, तो हम उन पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. और आप लोग जितने ज़्यादा पिक्टोरियल और चार्ट्स और इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन अपने क्वेश्चंस में इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर है, बिकॉज इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर probability of scoring high score. So see you in next lecture when we discuss dictatorship and democracy. Till then, take care.